जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। सो yesterday we studied about the DNA replication. हमने इसके 3 मॉडल्स देखे थे, ठीक है। एक सेमी कंजर्वेटिव, एक कंजर्वेटिव और एक डिस्पर्सिव। फिर हमने मिसेस एल एंड स्टाहल का एक्सपेरिमेंट चेक किया कि हाउ दे प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ठीक, आज हम बेसिकली इसका प्रोसेस चेक करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे है, कैसे जैसे ये जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसकी आगे से कैसे फर्दर एक से ये दो अपने फर्दर डॉटर पूरा डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख लें तो आप बेसिकली होता क्या है कि एक जगह पर क्या होता है कि जो डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड है ये अनरैप हो जाता है, यानी कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, आपने कल तक तो यही बात हमने समझी थी ना। और जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड होता है उसी के अपने ही न्यूक्लियोटाइड आकर सामने ऐड होते चले जाते हैं। ये देख रहे हैं दोनों, अब यहाँ पर ये कॉइल दोनों एक्सपोज्ड डीएनए इसके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ऐसे ही है ना। इसके न्यूक्लियोटाइड्स एक्सपोज हुए पड़े हैं, यानी कि ओपन खुले हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको समझ आ रही है? साथ साथ आप जरा अपना माइक खोल के रखें ताकि मुझे समझ आए कि आप Yes, ma'am. बात अंडरस्टैंड कर रही हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड्स ओपन एक्सपोज्ड हैं, तो जैसे इनका एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड सामने आता जाएगा तो ये वाली चेन जो है कि जो ये देख रहे हैं जो लंबी इसी की तरह की एप्रोप्रिएट न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे तो ये लंबी होती चली जाएगी, ये दोनों इस तरीके से। तो ये बेसिक, तो देखिए एक प्रॉपर एंजाइम्स होने चाहिए। एक एंजाइम ऐसा होगा जो इसको खोलेगा, अनरैप करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये खुद ब खुद नहीं होता, ठीक है, बल्कि ये जो दोनों स्ट्रैंड डीएनए पहले डबल पेरेंट के स्ट्रैंड दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, फिर एक के साथ ऑलरेडी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं, तो इस तरीके ये सारा प्रोसेस होता है। फिर एक एंजाइम ऐसा है कि जो यहाँ पर एक प्राइमर बनाता है। प्राइमर वो चीज होती है कि जो बेस बनाता है, यानी कि जो शुरू में पहला स्टेप स्टार्ट करता है। उसी प्राइमर की उसको रिकग्नाइज किया जाता है, उसको पहचाना जाता है, फिर उसके पहचानने के बाद उसके साथ सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते चले जाते हैं। तो यूं एक तरीके से, फिर जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ाई थी कि एक में ये होता है कि एक 3 एंड ऊपर होता है, ठीक है, एक में हमेशा 5, क्योंकि दोनों ना स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ साथ। यानी कि आपने जब उसका डीएनए का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो पीछे मैं आपको ये दोबारा दिखा देती हूँ। जब हमने इसका डीएनए का स्ट्रक्चर देखा था, आप यहाँ पर ये देख लें इस डायग्राम में कि ये वाला जो पॉइंट है देखें, एक में हमेशा ये 5, अब इसके अगर ये वाला आप पूरा देखते जाएंगे तो इसमें 5 वाला जो प्राइमर है, 5 पॉइंट जो इसका 5 एंड है ये ऊपर है, ठीक है, ऐसे ही है ना। इसका Yes, ma'am. 5 एंड ऊपर है। इसी तरीके से जो इसका जो दूसरे वाला स्ट्रैंड होगा उसका जो 3 वाला ऊपर होगा, 3 वाला जो एंड होगा ये ऊपर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक जो स्ट्रैंड होता है, अब ये वाला जो स्ट्रैंड है वो 5 to 3 है और जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो 3 to 5 होता है, 3 प्राइम to 5 प्राइम है। Yes. अच्छा, अगर इसी चीज को आप इस डायग्राम में भी देख लें तो आपको ये देख रहे हैं ये वाला इसके ऊपर 5 वाला एंड है, इसके ऊपर 3 वाला एंड है, तो ये 5 to 3 है और ये वाला 3 to 5 है। ये बात समझ आ गई दोनों आपको? देख रहे, तो ये वाला एक में ऊपर इसके 5 था, नीचे इसके 3 है, इसके ऊपर वाला 3 था, इसके नीचे 5 है। ठीक, तो Yes, ma'am. अब होता क्या है, सबसे पहला स्टेप इन दोनों की अनवाइंडिंग होती है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस विद एट वन और मोर साइट। वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये किसी एक पॉइंट पर हो, बल्कि ये कहीं पर भी डीएनए हमारा ओपन हो जाता है, दोनों स्ट्रैंड्स खुल जाते हैं, वहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन होना, डिवीजन होना शुरू हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। रेप्लिकेशन बिगिन यानी कि दोनों सिरे खुलते हैं और वहां पर ही ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये कहाँ पर होता है, वेयर देयर इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि जैसे इस जगह पर एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी है, सी है, ए है, टी है, ठीक। तो यहाँ पर ही फिर उसी ही के अपने ही न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच होते चले जाएंगे, ठीक है। तो वहीं पर ही रेप्लिकेशन होगी जहाँ एक खास न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होगी, जो एक खास मतलब ना सीक्वेंस कहते हैं तरतीब को। अच्छा, अब आप यहाँ पर ये देख लें कि जैसे एक ये पूरा डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, ये रेप्लिकेशन बिगिन, ठीक है। तो एक एरो इधर को जा रहा है, एक एरो इधर का जा रहा है, मतलब ये है कि ये देख लें
कि जैसे इसके साथ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ठीक है। तो और इसके भी न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे तो ये वाली चेन नीचे की तरफ लंबी होती चली जाएगी। बहरहाल ये बात हम आगे समझते हैं कि ऊपर और नीचे का क्या बात है। अच्छा, इसमें कुछ खास एंजाइम्स हैं, 3 तरह के एंजाइम्स हैं, आपने ये चीज नोट करते जाना है कि कौन सा एंजाइम है ये वाला इंपॉर्टेंट। सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज, देखिए नाम से आपको जाहिर हो रहा है पॉलीमरेज के जो एंजाइम पॉलीमर बनाने में हेल्प कर रहा है, यानी कि पूरी लॉन्ग चेन बना रहा है। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड अदर एंजाइम, दूसरे एंजाइम इसके साथ मिलकर दे बिगिन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैटलाइज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। कि ये प्रोसेस ऐसा है कि जो मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स की हेल्प से हो रहा है। पहला एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3 और इसके साथ दूसरे भी कुछ एंजाइम्स हैं कि जो इस प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। कैटलाइज यानी कि खुद स्टार्ट नहीं करते बल्कि दे कैटलाइज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द ग्रोइंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। अब इसे आप देख रहे हैं ये वाला ग्रोइंग कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है डीएनए का, ऐसे ही है ना। ग्रो ये यानी कि ऐड होता चला जा रहा है, ये आगे लंबा होता चला जाएगा। और यहाँ पर इस डीएनए का ये वाला दूसरा जो है ये कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ठीक है। ये बात समझ आ गई यहाँ तक? जी मैम। अच्छा, अब कौन सी और एंजाइम हैं जी? बेसिकली देयर आर 3 एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं कि जो रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब यहाँ पर हम 1 बाय 1 इनके फंक्शंस पढ़ते जाएंगे। 1 का क्या रोल है, ठीक है, 3 का क्या रोल है और 2 का क्या रोल है। अच्छा, हम अगर ये देखें कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज अ रिलेटिवली स्मॉल एंजाइम, 1 छोटा एंजाइम है दैट प्लेज अ सपोर्टिंग रोल, मतलब इसका मेन रोल नहीं है बल्कि ये हेल्पिंग इसका रोल है डीएनए रेप्लिकेशन में। अच्छा, 1 का तो सपोर्टिंग रोल हो गया। उसके बाद इकोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स इज डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी कि जो मेन एंजाइम है दैट इज पॉलीमरेज 3 एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज 3 विच इज 10 टाइम लार्जर एंड फार मोर कम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। आप ये देखना, ये डीएनए पॉलीमरेज 3 का स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं इसमें कुछ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, B2 अल्फा एप्सिलॉन, ये इस तरीके से अल्फा एंजाइम, ठीक है। तो ये जो है ये 10 टाइम लार्जर है और बड़ा कम्प्लेक्स सा है स्ट्रक्चर में। ये डायमर है, यानी कि देख रहे हैं आपको इसके ना 2 सिरे नजर आ रहे हैं। एंड इट कैटलाइजेस द रेप्लिकेशन ऑफ 1 डीएनए स्ट्रैंड, कि ये एक स्ट्रैंड की कॉपी बनाता चला जाता है, एक को डिवाइड करता चला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रोग्रेसिवली थ्रेड्स द डीएनए थ्रू द एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या करता है, सबसे पहले पॉलीमरेज 3 दोनों यानी कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को थ्रेड करता चला जाता है, यानी कि इसको ना दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है, दोनों के अलग अलग धागे बना देता है। और ये किस स्पीड पर चल रहा होता है? 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में ये राउंड अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ऐसे रनिंग करता है, भागता है, उन दोनों के डबल स्ट्रैंड को सेपरेट कर देता है। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ये हम फीचर्स आपने पढ़ी हैं जी मैम। डीएनए पॉलीमरेज 3 की, ठीक है। कि एक तो बात ये है कि मेन एंजाइम है, 10 टाइम लार्जर है, इसका मेन रोल है रेप्लिकेशन में, ये थ्रेड कर देता है पूरे एंजाइम को, और इसकी स्पीड क्या है 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड। अच्छा, अब अगला इसका मेन फीचर क्या है? वन ऑफ द फीचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3। अब हम ना इसको एंजाइम पर, जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी ASC होता है तो दैट इज द नेम ऑफ एनी एंजाइम। तो ये डीएनए पॉलीमरेज है तो इसका काम क्या है कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन करना, डीएनए की कॉपी बनाना। अच्छा, अब इसका अगला फीचर क्या है कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखिए ना कि जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पर आपको ये एक चेन नजर आ रही है, ऐसे ही है ना, न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है। तो लेकिन आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि फिर से स्टार्ट कौन करता है? मतलब डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स को इस ग्रोइंग चेन के साथ आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाना और इसको लंबा करते जाना, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर सकता, स्टार्ट नहीं कर सकता, सिर्फ ग्रोइंग चेन के साथ न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। दैट इज ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंट स्ट्रैंड। अब देख रहे हैं आप जैसे कि इस चेन में ये वाली ऑलरेडी, देखें ये वाला पेरेंट चेन है ना, ये वाली पेरेंट स्ट्रैंड है, तो ये वाली अभी ग्रोइंग चेन है। ये बात समझ आ रही है मेरी? नो मैम। नहीं बात समझ आई? अच्छा, आप नो ये मैम, ये देखें। थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, ये देखें, ये वाला इसका पेरेंट स्ट्रैंड है, दोनों ये दोनों पेरेंट है या नहीं है, ये बताएं पहले। ये दोनों जैसे पेरेंट्स, कि डबल स्टैंडर्ड।
जो डबल स्ट्रैंडेड है तो पेरेंट स्ट्रैंड हुआ ना, दोनों सेपरेट होगा, Yes. हर एक के साथ दूसरा इसका डॉटर स्ट्रैंड ऐड होता चला जाएगा। तो ये कहता है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या है कि ये जो चेन होती है 5 to 3 एंड, ठीक है, उसी के साथ न्यूक्लियोटाइड, ये वाला इसका अगर ऊपर वाला देखे ना, ऊपर वाला इसका ये 3 एंड है, ये वाला 3 है, तो ये वाला 5 एंड होगा, ये वाला इसका 5 एंड होगा ना, ये वाला क्योंकि ये 5 to 3 है, तो ये कहते हैं कि ये हमेशा 5 to 3 एंड के साथ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। पहली तो बात ये। दूसरी बात ये कहते हैं कि इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द ग्रोइंग चेन ऑफ न्यूक्लियो, मतलब ये जो चेन बढ़ती जा रही है और ये ऑलरेडी पेरेंट स्ट्रैंड के साथ पेयर्ड हुई पड़ी है, ऐसा ही है, ये Yes, ma'am. पेरेंट स्ट्रैंड के साथ ऑलरेडी चेन पेयर अप हो चुकी है। अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा तो ये चेन लंबी होती जाएगी, यानी कि चेन को लंबा करना, ग्रोइंग चेन को लंबा करना इसका काम है। Hence DNA polymerase cannot initiate synthesis on its own, यानी कि अब जैसे मैं दोबारा बताऊं कि ये इनिशिएट नहीं कर सकता सिंथेसिस को, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बनते जा रहे हैं और ये दूसरा इसका स्ट्रैंड बनता जा रहा है, इसका स्टार्ट करना डीएनए का काम, पॉलीमरेज का काम नहीं है, इसका काम सिर्फ ग्रोइंग चेन को मजीद आगे लंबा करता जाना है। ये मेरी बात समझ आई ठीक है अब? मैम। सिर्फ हमेशा ग्रोइंग चेन यस को मैम। मजीद लंबा करता जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये स्टार्ट कौन करता है? डीएनए रेप्लिकेशन में पहला न्यूक्लियोटाइड लाना किसका काम है? यहां इसका आंसर बनता है another enzyme, प्राइमर, ठीक है। ओके मैम। तो यस। कहते हैं कि एक और एंजाइम है प्राइमेज, ये क्या करता है? इट कंस्ट्रक्ट्स एन आरएनए प्राइमर। ये एंजाइम एक आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर क्या चीज है? आरएनए प्राइमर भी न्यूक्लियोटाइड्स का ही एक सीक्वेंस है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अबाउट 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स कंप्लीमेंट्री टू द पेरेंट डीएनए टेम्पलेट। तो ये कहता है कि जो एक और एंजाइम है प्राइमेज, ये एक छोटा सा सीक्वेंस, चलिए अगर मैं यहाँ पर ये ड्रा करूँ ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आप ये देख रहे हैं यूं हमारा ये अब आप देखेंगे यूं यूं खाली हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। अब इसी की यूं यूं कॉपी बनाती जानी है ना, इसके साथ इसकी दूसरी डॉटर बनेगी स्ट्रैंड। तो कहते हैं कि पहले यहाँ पर ये वाला आरएनए का एक सीक्वेंस बनाया जाता है, ठीक है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस की दैट इज आल्सो कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है कि अगर वहां ए था तो अब जी आएगा, सॉरी ए था तो टी आएगा, अगर जी था तो सी आएगा। तो पहले आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस बनाया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ इस डायग्राम में समझाऊं तो ये देखें कि ये वाला पेरेंट स्ट्रैंड है, ऐसे ही है ना, ये वाला, यस मैम। ये वाली पेरेंट स्ट्रैंड है, तो ये वाला इसका दूसरा ग्रोइंग चेन है जो इसका कंप्लीमेंट्री बना। तो कहते हैं कि जो पहली मेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इस जगह पर आरएनए का एक सीक्वेंस बनाया जाता है जो कि फिर कंप्लीमेंट्री होगा इसी डीएनए का। आरएनए का स्ट्रैंड बनाकर फिर इसके साथ डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है, तो यूं ही चेन लंबी होती चली जाती है। ये बात सिंपल है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। समझ आ गई आपको? यस मैम। यस मैम। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? इट रिकॉग्नाइजेज द प्राइमर। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 आया, उसने प्राइमर को पहचाना, ठीक है, वो वहां से उस प्राइमर को जो सीक्वेंस है आरएनए का, देन उसके साथ ऐड करता जाता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू इट टू कंस्ट्रक्ट डीएनए स्ट्रैंड। ये बात सिंपल है, समझ आ गई प्रोसेस कैसे होता है? यस मैम। मैं रिपीट कर देती हूँ कि पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अनवाइंड किए जाते हैं, एक एंजाइम आता है आरएनए प्राइमेज, वो प्राइमेज एक आरएनए का प्राइमर कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड्स का एक सीक्वेंस है, वो आके यहाँ पर अटैच किया जाता है। then DNA polymerase 3 it comes and it recognizes that primer and then it starts adding new nucleotide। तो यहाँ पर आके वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता चला जाता है, तो एक चेन बननी स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स के डीएनए की जो रेप्लिकेशन है या सिंथेसिस है, वो डीएनए पॉलीमरेज खुद से स्टार्ट नहीं करता, बल्कि ये आरएनए प्राइमेज का काम होता है कि आरएनए प्राइमर बनाए, उस प्राइमर को पहचाना जाता है,
उसके बाद वहां पर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं और एट द एंड क्या होता है कि वो जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स थे स्टार्ट में प्राइमर में उसको डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। समझ आई बात की या नहीं Yes, आई? ma'am. आ गया मैम। अच्छा, ये चीज अगर आपको मैं कुछ इंटरनेट से यूं ये दिखाऊं तो आप ये देख लें कि जैसे ये डीएनए अनजिप हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो एक स्ट्रैंड है 5 to 3 वाला, ठीक है, 5 to 3 वाला, इसके साथ क्या होता है कि यूं यहाँ पर इस जगह पर पहले एक आरएनए प्राइमर लग जाता है प्राइमेज एंजाइम के साथ, उसको डीएनए पॉलीमरेज 3 पहचान लेता है और पहचानने के बाद यूं अपने अपने न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है तो यूं एक लॉन्ग चेन बन जाती है। तो बाद में फिर क्या होता है कि जो आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको डीएनए न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये सारा प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का। अच्छा, अब एक्चुअली प्रोसेस सारा कैसे परफॉर्म किया जाता है, दिस इज अनदर स्टोरी। अब इस स्टोरी में ये क्या चीज है कि देखें, एक स्ट्रैंड तो 5 to 3 का है और एक 3 to 5 का है, ऐसे ही है ना? Yes, ma'am. ये देख लें आप, ये वाला एक आपको ब्राउन नजर आ रहा है और एक आपको ब्लू नजर आ रहा है। ब्लू नजर आ रहा है। ब्राउन जो है दिस इज 5 to 3 और जो ब्लू है दिस इज 3 to 5। अब जो डीएनए के जो एडिशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा 5 to 3 होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ठीक है। अब ये वाला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क। जो 5 to 3 वाला है दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड और जो 3 to 5 वाला है आप देख रहे हैं ये वाला, ये कह रहा है कि जो ब्राउन वाला है दिस इज 5 to 3 दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड और जो ब्लू वाला है दिस इज 3 to 5 उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। अच्छा, ठीक है मैम। अब 5 to 3 वाले में क्या होता है कि प्राइमर ऐड होते चले जाते हैं, ये आपको एरो नजर आ रहा है टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क, ये रेप्लिकेशन फोर्क है जो यहाँ पर ये जोड़ने वाला पॉइंट है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जा रहे हैं तो ये रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ बनता जा रहा है क्योंकि ये 5 to 3 4 की तरफ बनता जा रहा है। लेकिन जो 3 to 5 वाला है उसमें थोड़ा सा अपोजिट होता है काम। उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को लाकर यहाँ पर जोड़ा जाता है और ये अवे फ्रॉम, इसकी एरो की डायरेक्शन देखिए, दिस इज अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। इन छोटे फ्रेगमेंट्स को कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स यहाँ पर लाकर बनाए जाते हैं, मतलब इनकी भी, अच्छा देखिए ना, बनता ये भी उसी ही डायरेक्शन में है, 5 to 3 में ही बनता है। मतलब अब इसकी डायरेक्शन तो बेसिकली ऐसे है ना, ठीक है, यूं इसकी ये डायरेक्शन ऐसे है इस स्ट्रैंड की, लेकिन क्या किया जाता है कि इनकी स्ट्रैंड्स की जो बनाने की डायरेक्शन होती है वो यूं इस तरीके से होती है। इन स्ट्रैंड्स को लाकर इनकी जो एडिशन का पॉइंट होता है वो यूं यूं छोटे छोटे इसमें फ्रेगमेंट्स में बनता है, फिर इन फ्रेगमेंट्स को जोड़ दिया जाता है। सो दीज फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक। खैर मैं आपको समझाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा होता क्या है कि जैसे मैंने आपसे ये बात कही कि another feature of the DNA polymerase 3 is that it can add nucleotide only to the 3' end of the DNA strand, कि ये हमेशा जो उसका 3' end है ना, ये देख रहे हैं 3 वाला जो एंड है, यानी कि आपका एक इसका ये वाला एंड है, तो यानी कि ये 5, ये वाला 5 है ना स्टार्टिंग, तो ये वाला जो एंड है 3, ये इस पॉइंट पर ऐड करता जाता है 3 ये वाला। तो ये इसकी तरफ यानी कि 5 to 3' यानी कि हमेशा जो इसका 3' एंड होता है उसी की तरफ, उसी के पास आकर न्यूक्लियोटाइड अटैच करता जाता है, 5' पे एंड नहीं करता, ठीक है। यानी कि ये इसका 5 है ब्राउन वाला, आप ब्राउन के पास देख रहे हैं, तो ये ब्राउन के ही साथ आकर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ये अगर इसने इस वाले ब्लू की कॉपी करती है तो ये ब्लू के सामने आके इसकी यहाँ पर स्ट्रैंड, इसके आगे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? यस मैम। ब्राउन का ये वाला 5' एंड है, 5 का ब्राउन वाले का ये वाला जो एंड होगा दिस इज 3' एंड। तो ये 3' एंड ब्राउन वाले के पास आके न्यूक्लियोटाइड ऐड, देखें ब्राउन वाले आ रहे हैं, ये कलर नजर आ रहा है ये वाला ब्राउन कलर, तो यहाँ पर ये ब्राउन वाले के साथ आके ऐड करता जाएगा, ये देखें ना 3' एंड।
तो ये 3 प्राइम के पास आके न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, तब ब्राउन वाले की डबलिंग होती जाएगी। लेकिन ये जो ब्लू वाला स्ट्रैंड है वो तो यहाँ पर 5 प्राइम एंड है, तो 5 प्राइम के पास तो वो कभी भी न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता वो। इसलिए वो क्या करता है कि ये ब्लू वाली, देख रहे हैं आपको ये ब्लू वाली चेन नजर आ रही है सेपरेट हुई हुई ब्लू, जी मैम। तो इसी ब्लू के पास आके इस डायरेक्शन में, थर्ड की डायरेक्शन में ही वो आके छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाता चला जाता है। उसी तरीके से आरएनए प्राइमर लगता है, फिर उसके साथ न्यूक्लियोटाइड बनते चले जाते हैं, फिर आके यहाँ पर भी एक प्राइमर लगता है, उसी के साथ न्यूक्लियोटाइड लगते हैं, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाता चला जाता है। तो वो फ्रेगमेंट जब जोड़ दिए जाते हैं तो एक पूरा लंबा इसी स्ट्रैंड की दूसरी कॉपी जनरेट हो जाती है। अच्छा, इसी को आप जब दूसरे पॉइंट तरीके में समझें तो होता क्या है कि अनदर फीचर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3 इज दैट इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड ओनली टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड। दिस मींस दैट रेप्लिकेशन ऑलवेज प्रोसीड्स 5 प्राइम टू द 3 प्राइम डायरेक्शन। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में अक्सर आ जाता है कि कौन सा डायरेक्शन होता है, 5 to 3 या 3 to 5 या बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो ये कौन सा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ऑन अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड। अच्छा, अब ये कहते हैं बिकॉज टू पेरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल आपने समझा है ना, एक 3 to 5 और एक 5 to 3 है। सो द न्यू स्ट्रैंड्स आर ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो दो नई स्ट्रैंड्स बनती हैं वो भी अपोजिट डायरेक्शंस में ही बनती हैं। बात समझ आ रही है या नहीं आई? जी मैम। अच्छा, तो फिर ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड्स का, जो दो इसके डॉटर स्ट्रैंड्स का बनना दोनों डिफरेंट मैकेनिज्म से बनता है। क्या मैकेनिज्म है ये, कि जो तो लीडिंग स्ट्रैंड है विच एलोंगेट्स टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4, जो 5 to 3 वाला है ना ब्राउन वाली, ठीक है, ये टू रेप्लिकेशन 4 यानी कि जिस जगह पर बबल बना, जहां पर ये देख रहे हैं आप, यानी कि ये आप देख रहे हैं पेरेंटल डीएनए हेलिक्स है ये वाला, ठीक है, ये जी मैम। पेरेंटल, तो जिस जगह से वो खुलता है वो उस जगह को आप कहते हैं रेप्लिकेशन 4। ठीक, जिस जगह पर खुलता है रफ को कहते हैं एप्लीकेशन 4। अब ये जो आप देख रहे हैं एक 5 वाला है एक 3 पॉइंट, तो 5 वाले के साथ टूवर्ड्स ये वाला 3 पॉइंट है, तो ये वाला 3 है, तो ये क्या हो रहा है कि ये रेप्लिकेशन 4 की तरफ बनता जा रहा है। एक है जो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4 न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। अच्छा, ये बात मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। इसमें ये क्या कहता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है जो 5 to 3 वाला है विच elongates टूवर्ड यानी कि जो बबल बन रहा है वो उसकी तरफ की डायरेक्शन है, इज बिल्ट अप सिंपली बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड। वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जा रहा है, एडनिन आ गया, ग्वानिन आ गया, साइटोसिन आ गया, ठीक है, जो चाहिए कॉन्टिन्यूसली टू इट्स ग्रोइंग 3 एंड। वो क्या करता है कि ये जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ये वाला 5 वाला ये जो है यू ब्राउन वाला जो आपको नजर आ रहा है, उसी के ग्रोइंग 3 एंड की तरफ न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है। ये देखना सिंगल स्ट्रैंड बिल्डिंग प्रोटीन्स हैं ये, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड ऐड मैम होते चले जाते। जी, लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो 5 है और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो 3 to 3 5 to है। 5 है, यस, वो 3 to 5 है, बिल्कुल ऐसे ठीक ही। है। जो 5 to 3 है दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड और जो 3 to 5 है दैट इज लैगिंग स्ट्रैंड। तो 5 to 3 में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं उनकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स रेप्लिकेशन 4, ठीक है, ठीक है टूवर्ड्स मैम। रेप्लिकेशन 4। और जो 3 to 5 में होता है उसका अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4, देख रहे हैं आप, अवे फ्रॉम, ये उस दूसरी तरफ में इसका रुख दूसरी तरफ होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टूवर्ड अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन 4 होता है। ठीक है तो मैम। लीडिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, सिंपली न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं ग्रोइंग 3 एंड की तरफ, सिंपल सी बात है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है लैगिंग स्ट्रैंड है विच elongates अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन। लैगिंग स्ट्रैंड में जो भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं उनकी डायरेक्शन दूसरे अपोजिट रुख पर होती है रेप्लिकेशन 4 से, ठीक है। इसमें ठीक है क्या, मैम। इसमें न्यूक्लियोटाइड इस डायरेक्शन की तरफ आते जा रहे हैं। जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये वाला, इसमें दूसरी इस डायरेक्शन पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं। और ये एक एक न्यूक्लियोटाइड नहीं होता बल्कि ये छोटे छोटे सीक्वेंस बनते हैं, छोटे 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 शॉर्ट सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, इन कंट्रास्ट द लैगिंग स्ट्रैंड which elongates away from the replication 4 is synthesized discontinuously as a series of short segments। तो यहाँ पर क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड के केस में जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं छोटे छोटे सेगमेंट्स इकट्ठे होते हैं, इन सेगमेंट्स को बाद में इकट्ठा कर लिया जाता है और इन सेगमेंट्स का नाम होता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स।
और ये ठीक है मैम। फ्रेगमेंट्स कितने लंबे होते हैं, 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग, यानी कि 100 200 न्यूक्लियोटाइड्स इकट्ठे किए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, फिर आगे यहाँ पर थोड़े से इकट्ठे किए जाते हैं और फिर इन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। इनको कहते हैं 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स की ये लॉन्ग ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं। अच्छा, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये 100 to 200 होते हैं यूकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स में होते हैं 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन प्रोकैरियोट्स। Each Okazaki fragment is synthesized in by DNA polymerase 3 in 5 to 3 direction। उसी तरीके से जैसे लीडिंग में हो रहा था ना, न्यूक्लियोटाइड ऐड किए जा रहे थे 5 to 3 डायरेक्शन में, इसी तरीके से योकोजाकी फ्रेगमेंट्स भी 5 to 3 डायरेक्शन की ही डायरेक्शन में इनको बनाया जाता है, बिगिनिंग एट द रेप्लिकेशन फोर्क। ये रेप्लिकेशन फोर्क है, यहाँ पर एक पहला बनता है, फिर दूसरा बनता है, फिर तीसरा बनता है। ठीक है, एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट, जब पॉलीमरेज रीचेज द 5 प्राइम एंड ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। अब देखिए ना कि ये 3 to 5 की बात हो रही है ना, लैगिंग की, जैसे आपने खुद ही कहा कि लैगिंग 3 to 5 है, तो कहता है कि जैसे ही ये हमारा एंजाइम 5 प्राइम एंड पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, एक और एंजाइम डीएनए लाइगेज अटैचेस द फ्रेगमेंट टू द लैगिंग स्ट्रैंड। अब ये जो नया दूसरा स्ट्रैंड बन गया, ये पेयर अप कर देता है पेरेंट स्ट्रैंड के साथ। ठीक है, डीएनए लाइगेज का क्या काम है, ये अटैच कर देता है फ्रेगमेंट टू द लैगिंग, यानी कि इसको पेरेंटल स्ट्रैंड के साथ इसको मिला देता है, पेयर कर देता है। द डीएनए इज फर्दर अनवाउंड। अब यहाँ से नया अगला काम शुरू हो जाता है, यानी कि दोबारा से डीएनए अनवाउंड होता है, न्यू आरएनए प्राइमर्स आर कंस्ट्रक्टेड, फिर आरएनए प्राइमर लगता है, डीएनए पॉलीमरेज देन जंप अहेड 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड, फिर डीएनए पॉलीमरेज पूरे डीएनए के ऊपर रन करता है अबाउट 1000, आपने पीछे पढ़ा है ना कि 1000 पर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की स्पीड से ये रनिंग करता है डीएनए के ऊपर, उसको खोल देता है टू बिगिन कंस्ट्रक्टिंग अनदर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ताकि फिर जो लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर नए ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बनने हैं, ताकि इनका ये प्रोसीजर सारा चलाया जा सके। अच्छा, यहाँ तक तो ये आपकी अपनी बुक से था, थोड़ा सा हम इसको दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आप ये देख लें ये वाली डायग्राम आप ये देखें, ये देख रहे हैं जी, ये आपका ये आपका पेरेंटल नजर आ रही है डायग्राम इस यहाँ पर? यस मैम, आ रही है। अच्छा, ये देखिए, ये इसका डीएनए का हमारा डबल मॉलिक्यूल है, ये 5 to, ये वाला देख रहे हैं 5 to 3 प्राइम एंड है, और ये 3 to 5 वाला, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि 5 to 3 वाला जो है दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, ऐसे ही है ना? अब इसमें क्या होता है कि इसमें रेप्लिकेशन 4 की तरफ इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जाते हैं टूवर्ड्स द न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही है ना? टूवर्ड्स ये रेप्लिकेशन 4, यही वाला है रेप्लिकेशन 4, तो ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 इसके न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से देख लें, ये लीडिंग स्ट्रैंड, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 5 to 3 वाले को हमने नाम दिया लीडिंग स्ट्रैंड। जी आयशा, आवाज की अब समझ आ रही है नहीं आ रही? हेलो, ठीक है, ये 5 to 3 प्राइम एंड है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते चले जा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से ये वाला जो हमारा 3 to 5 प्राइम एंड है, दिस इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में आपने ये देखा कि कैसे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये देख रहे हैं, ये छोटा फ्रेगमेंट एक बना, ये हमने कहा कि दिस इज कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बनते चले जाते हैं और फिर इन्हीं फ्रेगमेंट्स को बाद में ऐड आपस में इकट्ठा कर लिया जाता है। अच्छा, फिर इस डायग्राम में आप देख लीजिए, दिस इज ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल, उसकी अनवाइंडिंग की जाती है। ठीक है, ये वाला लीडिंग स्ट्रैंड है, दिस इज 5 to 3, ये लीडिंग स्ट्रैंड है, इसमें देखें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज टूवर्ड्स ये वाला जो पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन 4, इसमें लीडिंग स्ट्रैंड में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन 4। लेकिन जो हमारा ये वाला नजर आ रहा है आपको लैगिंग स्ट्रैंड, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, इस लैगिंग स्ट्रैंड में एक छोटा फ्रेगमेंट बनता है, ये वाला फ्रेगमेंट इसे हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। तो ये फ्रेगमेंट्स बनते चले जाते हैं अवे फ्रॉम द मतलब इनकी बनना, ये देखना लैगिंग स्ट्रैंड,
तो ये इसका जो एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड का, दिस इज अवे फ्रॉम द replication fork. So this was all about the process of DNA replication. I hope you will have understand. Inshallah, tomorrow we will start another topic. Okay, students. Allah Hafiz.